हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बॉक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका मैथ का लेक्चरर अमित गोयल। मेंशन किया हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास है। पेपर हम कौन सा पढ़ रहे थे? पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, वास्तविक विश्लेषण। और हमारे पास यूनिट कौन सी है? फर्स्ट। तो लास्ट क्लास में हमने इसमें पढ़ा था अनुक्रम के बारे में। अनुक्रम के बारे में हम क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि अनुक्रम परिबद्ध कैसे होता है, अभिसारी कैसे होता है, एकदिष्ट हास्यमान वर्धमान कैसे होता है। ये चीज़ हमने अनुक्रम में देखी थी, कैसे हम उसको सिद्ध करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको पूछा जाएगा एकदिष्ट वर्धमान है या हास्यमान है, या तो आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन जब हमने करवाया था तो हमने वहाँ लिखा था कि xn = 2n+3/3n+4। ये वाला हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें हमने क्या लिखा था? उसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला था परिबद्धता, दूसरा था एकदिष्ट वर्धमान, पहला था एकदिष्ट वर्धमान, दूसरा था परिबद्धता, और तीसरा था कि लिमिट क्या दिखानी थी? 2/3। तो देखो, जब हम एकदिष्ट वर्धमान, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट हास्यमान की अगर बात करते हैं तो एकदिष्ट वर्धमान वो होता है जिस अनुक्रम में पहला पद दूसरे पद से क्या हो? छोटा हो। उसको बोलते हैं हम एकदिष्ट वर्धमान फलन, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम। अगर पहला पद दूसरे पद से, अनुक्रम का पहला पद दूसरे पद से बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं एकदिष्ट हास्यमान फलन। ठीक, एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम। उसके बाद बात बताया था हमने परिबद्धता। अगर किसी भी अनुक्रम को आपको परिबद्ध सिद्ध करना हो या परिबद्धता दिखाना हो, अनुक्रम परिबद्ध दिखाना हो, तो हमें पता है कि परिबद्धता कैसे दिखाते हैं। अगर कोई अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है और नीचे से परिबद्ध है तो वह अनुक्रम क्या होता है? परिबद्ध कहलाता है। ऊपर से परिबद्ध के बारे में मैंने आपको बताया कि ऊपर से परिबद्ध वो अनुक्रम होता है जिसमें आपको कोई ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाए जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या हों? छोटे हों। अगर आपको कोई ऐसी वास्तविक संख्या मिल गई उस अनुक्रम में जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या हों? छोटे हों, तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास ऊपर से परिबद्ध कहलाता है। और जिससे अनुक्रम के सारे पद छोटे होते हैं जिस वास्तविक संख्या से, वो वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? उसकी ऊपरी परिबद्ध की क्या कहलाती है? उसकी उच्चक मान कहलाती है। अब बात करते हैं नीचे से परिबद्धता की। तो नीचे से परिबद्धता का मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अनुक्रम में कोई ऐसी वास्तविक संख्या मिल जाए जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या हों? बड़े हों, तो हम कह देते हैं वो क्या होता है? हमारे पास नीचे से परिबद्ध होता है। उसके बाद हमने बात करी थी अभिसारी की। तो अभिसारी मैंने बताया सीमा कैसे निकालती है। सीमा 2 तरीके से निकलती है। यदि आपको n की फॉर्म में, n की टाइप में अगर क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन कल वाला था xn = 2n+3/3n+4, तो यहाँ पे n की फॉर्म में क्या दे रखा था? क्वेश्चन दे रखा था, अनुक्रम दे रखा था। तो हम क्या करते हैं कि जब किसी भी अनुक्रम की सीमा निकालनी होती है और आपको n की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? आपको सीधा सीमा निकाल देनी है। सीमा जैसे हम 11th-12th में निकालते आते थे, ऐसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या निकाल देनी है? आपको सीमा निकाल देनी है। लेकिन दूसरा तरीका ये था कि अगर आपको n की फॉर्म में ना देके क्वेश्चन xn की फॉर्म में दे दे, जैसे आपको कल क्वेश्चन करवाया था क्लास में, xn+1 = 2xn+3/4, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे n तो कहीं नहीं था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सीमा नहीं निकाल सकते। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको अनुक्रम के पदों में या xn के पदों में अगर आपको अनुक्रम दे रखा हो तो आपको क्या करना है? xn को l मानना है। xn को l मानने के बाद xn+1 भी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। वहाँ पे l की वैल्यू रख के और हम क्या करते हैं? वहाँ पे सीमा निकालते हैं। ये मैंने आपको कल लास्ट क्लास में डिस्कस करवाया था। अब आगे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करवाऊंगा, सिद्ध भी करवाऊंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अनुक्रम में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn = 1+1/n अभिसारी अनुक्रम है तथा इसकी सीमा 2 व 3 के बीच विद्यमान होती है। यानी आपको ये पूछा गया इस क्वेश्चन में
ये कहा गया है कि सिद्ध करना है कि ये जो अनुक्रम आपको दे रखा है 1 + 1/n की पावर n, ये अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम होता है। और इसकी सीमा कहां से कहां तक आ गई, कहां से कहां तक आएगी, 2 से 3 के बीच में। तो देखो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जब आपको ये सिद्ध करना हो अभिसारी अनुक्रम के बारे में, तो देखो सिद्ध कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपसे अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करवाए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले उसको एकदिष्ट वर्धमान या ह्रासमान दिखाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट उसको अभिसारी नहीं दिखा सकते। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि अभिसारी दिखाने के लिए क्या करते हैं, सीधी सीमा निकाल लेते हैं इसकी, और सीमा निकालने के बाद जो उसका परिमित संख्या आ जाती है हमारे पास, तो कह देते हैं कि इस अनुक्रम की सीमा परिमित है, विद्यमान है, इसलिए यह अनुक्रम क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। स्टूडेंट यह गलती करता है, क्यों? क्योंकि उसने पूछा है सिद्ध करना है। उसने क्या पूछा है, सिद्ध करना है, यानी आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, आपने सीमा निकाली, वो आपका सही है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने उसका आंसर नहीं दिया, इसलिए आपके नंबर क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जब भी आपको सिद्ध करने की बात आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान दिखाना है किसी अनुक्रम को। यानी आपके पास जो अनुक्रम है इस वाले को, इसमें क्या करेंगे हम, एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान दिखाएंगे। यानी सबसे पहले चेक करेंगे कि ये वर्धमान होगा क्या ह्रासमान होगा। वो चेक करने के बाद हम दिखाएंगे कि यह अनुक्रम परिबद्ध होगा। यह अनुक्रम क्या होगा, परिबद्ध होगा। हमें इसको परिबद्ध दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक नोट मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं यहाँ पे, इस प्रमेय को सॉल्यूशन से पहले एक नोट लिखवा रहा हूं, उस नोट को आपको हमेशा याद रखना है। और जब भी आपको अभिसारी या अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करवाए तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको नोट लिखवाते हैं यहाँ पे कि नोट क्या होगा। देखो नोट लिख लो या रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट लिख लेते हैं इसको। रिजल्ट ये आपको प्रमेय भी करवाई थी मैंने। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध तथा प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध तथा एकदिष्ट वर्धमान तथा एकदिष्ट ह्रासमान होता है। एकदिष्ट वर्धमान या कर लो यहाँ पे या, यानी ये रिजल्ट ये कह रहा है कि जब भी आपको अनुक्रम अभिसारी दिखाना हो तो सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वो एकदिष्ट वर्धमान है या ह्रासमान है। ये दिखाने के बाद आपको दिखाना पड़ेगा परिबद्ध है, फिर उसके बाद आप सीमा निकालोगे। डायरेक्ट सीमा निकाल के अभिसारिता नहीं दिखा सकते जब सिद्ध करने की बात हो। अगर आपको यहाँ पे ये शब्द नहीं दिया होता, सिद्ध करना नहीं दिया होता, तो हम डायरेक्ट इसकी सीमा निकाल सकते थे और अब कह सकते थे कि सीमा परिमित है, इसलिए यह अनुक्रम क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिद्ध कीजिए दिया हुआ है, यानी आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको ये दो चीजें दिखानी पड़ेंगी, एकदिष्ट वर्धमान या ह्रासमान है या परिबद्ध है। ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी, फिर सीमा निकालेंगे, तब हम कहेंगे कि यह अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो देखिए अनुक्रम क्या दे रखा है आपको, अनुक्रम दे रखा है 1 + 1/n की पावर n। ये अनुक्रम दे रखा है और मुझे क्या दिखाना है, एकदिष्ट वर्धमान और एकदिष्ट ह्रासमान दिखाना है। तो देखो इस अनुक्रम को मैं xn + 1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1 + 1/n + 1 अपॉन n + 1। ये आ जाएगा, n की जगह n प्लस रखूंगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, xn + 1 माइनस xn करते हैं अपन एकदिष्ट वर्धमान और ह्रासमान के लिए। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन n + 1 n + 1 माइनस 1 + 1/n अपॉन n की पावर n। अब देखो ये चीज कर लिखने का मेरा एक रीजन था, इसको मैंने क्यों लिखा है, इसको इसलिए लिखा है कि आपको ये बताने के लिए लिखा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो अब आपका जो आया है हमारे पास, इसको डायरेक्ट नहीं घटा सकते हम। अब हमें ये पता नहीं लग रहा है कि ये ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, हमें नहीं पता क्या होगा ये। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं इसकी पद निकाल लूँ, पद निकाल के कर लूँ कि यहाँ पे x जो पद निकालूंगा xn के 1 रखूंगा तो यहाँ बनेगा 1 + 1/n की पावर 1, 2 रखूंगा तो 1 + 1/2 की पावर 2, या यहाँ पे रखूंगा 1 + 1/3 की पावर 3, इस टाइप से। तो इसके अनुक्रम के पद बन जाएंगे 2, ये वो 3/2 यानी 9/4
इसके बनेंगे 4/3 यानी 4 4 64 अपॉन 27 इस टाइप से। कई बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं इस चीज़ को हम, कि पद निकाल लें, पदों को कंपेयर कर लें कि पहला पद दूसरे से बड़ा है या छोटा है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाली चीज़, अब देखो आप पदों के कंपेयर करोगे, ये 2 आ रहा है और ये आएगा 1.25 और ये आएगा आपका 2 पॉइंट के समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ से तो देखो आपको क्या पता लगा, पहली टर्म 2 है, दूसरी 1.25 है, फिर 2 आ गई, यानी घट बढ़ रही है, यानी घट रही है फिर बढ़ रही है। तो यहाँ से आपको पता नहीं लगेगा। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी आपको एकदिष्ट वर्तमान या एकदिष्ट ह्रासमान अगर सिद्ध करना हो तो आप पदों से सिद्ध नहीं करोगे, आपको ऐसे ही यही वाला मेथड क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर मेथड होता है ये। हमें किसी भी एकदिष्ट वर्तमान और ह्रासमान दिखाने का क्या होता है, ये प्रॉपर मेथड होता है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब देखो ये चीज लिखने का ये मतलब था कि इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब यहां से आपको यहां पे पता नहीं लग रहा है कि ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस एक्शन को, यानी और सरल भाषा में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे कि जैसे आपको एक्शन दे रखा था 1 + 1/n की पावर n, और हमें पता है 1 + x की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 + nx + n - 1 / 2 फैक्टोरियल x² + n - 1 n - 2 / 3 फैक्टोरियल, इस टाइप से होता है। तो यानी देखो ये चीज हमारे पास एक तरह से बाइनोमियल थ्योरम ही तो है, द्विपद प्रमेय ही तो है। यहाँ पे 1 है ही है, ये क्या है, x है, इसको x ले लेंगे और ये n है, तो यानी इस वाली चीज को ऐसे खोल सकता हूं मैं। तो xn कैसे खुलेगा, देखो 1 + nx, n की वैल्यू n और x कितना है यहाँ पे 1/n प्लस n - 1 / 2 फैक्टोरियल x² यानी 1/n का होल स्क्वायर प्लस n - 1 n - 2 / 3 फैक्टोरियल x³ कितना होगा y/n का क्यूब प्लस चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे xn क्या होगा मेरे पास, अगर इसको और सॉल्व करें n से n कट जाएगा तो क्या बनेगा 1 + 1 और यहाँ क्या बन जाएगा n - 1 / 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n² कितना होगा n² प्लस यहाँ पे क्या बनेगा n - 1 n - 2 / 3 फैक्टोरियल 1/n³। तो ये तो हमने क्या किया, xn को सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको किसके साथ घटाना होता है, xn + 1 के साथ। तो हम xn + 1 क्या था मेरे पास, अब देखो ये तो xn को सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, यानी xn को सरल कर दिया। अब हम घटा सकते हैं इसमें से, xn क्या होगा, xn + 1 क्या था मेरे पास, xn + 1 था 1/n + 1 की पावर n + 1। तो इसमें भी क्या लगाऊंगा, बायनोमियल प्रमेय लगाऊंगा। बायनोमियल प्रमेय क्या, यहाँ पे क्या है, ये x देगा, मैं इसको x मानूंगा और ये n है हमारे पास, तो ये बायनोमियल प्रमेय ही हो गई, द्विपद प्रमेय 1 + x की पावर n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको खोलूंगा तो ये होगा हमारे पास 1 + nx यानी n + 1 इंटू x कितना है n + 1 प्लस n इंटू n - 1, n की वैल्यू कितनी है n + 1, n होता है हमारे पास n - 1, तो n की जगह ये आ गया और n - 1 ही n + 1 - 1 / 2 फैक्टोरियल 1/n² यानी 1/n + 1 का होल स्क्वायर। 2 तक ही ले लेते हैं, ठीक है। xn + 1 ये क्या हो जाएगा, देखो n + 1 से n प्लस बन गया, 1 + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 से बन जाएगा n + 1 है यहाँ पे / 2 फैक्टोरियल इंटू n बचा मेरे पास, ये वाला n यहाँ पे आ गया और ये क्या हो जाएगा 1/n + 1 का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से एक n कट जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, xn + 1 क्या होगा 1 + 1 प्लस n / 2 फैक्टोरियल n + 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम घटा सकते हैं xn + 1 माइनस xn, अब घटाओ आप, तो यहाँ पे क्या है 1 + 1 प्लस n / 2 फैक्टोरियल n + 1 प्लस
डॉट डॉट माइनस एक्स एन कितना है मेरे पास, देखो एक्स एन क्या था, ये निकल के आया, यानी 1 + 1 और ये वाला है ना, तो इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रखूँगा माइनस करके, क्या आया था मेरे पास 1 + 1 प्लस n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 तक इसको ले लेते हैं। अब देखो ये प्लस प्लस के हैं दोनों और ये माइनस माइनस के बनेंगे, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा xn + 1 माइनस xn n अपॉन 2 फैक्टोरियल n + 1 प्लस माइनस ये क्या बनेगा n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा माइनस माइनस, ऐसे चलते चले जाएंगे ये, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो xn + 1 माइनस xn, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास n अपॉन n + 1 2 फैक्टोरियल। अब मैं देखो इस चीज़ को हटा के सीधा माइनस का ले रहा हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, डॉट 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 को हटा रहे, यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर 1 - 1/n अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n स्क्वायर, इस टाइप से, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी और ये माइनस में छोटी होती चली जाएगी, तो ये संख्या क्या होगी ग्रेटर देन 0, क्योंकि n क्या होता है हमारे पास प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्या सारी क्या होती हैं धनात्मक होती हैं, अब धनात्मक होती हैं तो इस चीज को क्या बनाती चली जाएंगी, धनात्मक बनाती जाएंगी, और ये घट रही जा रही है, तो यानी इसमें से क्या होगा, ये चीजें क्या हो जाएंगी बड़ी हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया xn + 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या लिख सकता हूं xn + 1 ग्रेटर देन xn, यानी यह एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, यह क्या है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, यानी एक चीज तो हमने दिखा दी कि यह क्या होगा एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम होगा। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं परिबद्धता की, यानी अब हमें क्या दिखाना है परिबद्धता, तो देखो परिबद्धता कैसे दिखाएंगे, दूसरी चीज क्या दिखा रहे हैं परिबद्धता, यानी परिबद्धता क्या दिखाते हैं ऊपर से परिबद्ध और नीचे से परिबद्ध। देखो अनुक्रम जो था हमारे पास क्या था 1 + 1/n की पावर n, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था हमारे पास 1 + n × 1/n प्लस n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n का स्क्वायर, ये आया था, n से n कट गया, कितना आ जाएगा 1 + 1 प्लस n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो इस चीज से हमें ये तो पता लग रही है कि इसको अगर मैं और सॉल्व करूं 2 + n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहां से एक चीज हमें पता लग रही है कि यानी जो xn होगा वो 2 से तो छोटा नहीं हो सकता, 2 से तो छोटा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि मिनिमम 2 तो होगा, अगर सारी वैल्यू n की वैल्यू 0 भी रख दें, हम n की वैल्यू 0 भी रख दें तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा 0 होगा, लेकिन 2 पे तो खड़ा रहेगा ना, 2 + समथिंग कुछ है और ये सारी पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम तो क्या होगा इसका 2 होगा, यानी अनुक्रम का जो पहला पद आएगा वो 2 से तो छोटा नहीं आएगा, 2 से बड़ा ही आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया नीचे से परिबद्ध क्या हो जाएगा, ये नीचे से परिबद्ध क्या हो गया मेरे पास, ये 2 से हो गया, यानी हमारे पास मिनिमम यानी निम्न वैल्यू निम्नक मान क्या आया 2 आया, यानी हमें xn तो मिल गया 2 से तो बड़ा होगा। अब ऐसे ही लिख दो कि जो xn होगा वो 2 से तो बड़ा होगा, ये तो हमें मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला नंबर निकालना है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिससे वो छोटा होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये कैसे निकालेंगे हम, देखो हमारे पास xn क्या है, हमारे पास xn है 1 + 1/n की पावर n,
सीमा निकालें इसकी, सीमा निकलेगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की पावर इन्फिनिटी। लिमिट पुट करूंगा इसमें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू, सीमा पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी की होल पावर इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी। और ये हमारे पास पता है सीमा में ये क्या होता है, विद्यमान नहीं होता है। सीमा में क्या होता है, ये विद्यमान नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीमा को सॉल्व करना पड़ेगा। अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है, सीमा होगी। तो इसको सिद्ध करने का तरीका आपको पता होगा कैसे करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, आपको रिकॉल करवा देता हूँ कैसे किया होगा आपने। कि जब भी अगर हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी रूप की सीमा आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, जहां लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स टेंस टू 1 और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। देन यानी तब कैसे निकालते हैं सीमा। सीमा निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स की पावर जी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स एफ एक्स माइनस 1। ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अनुक्रम क्या था मेरे पास, एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर n। तो यहाँ पे एफ एक्स कितना है, अब एफ एक्स ना होके एफ एन होगा, क्योंकि वहां तो फलन क्या का था, एफ एक्स का था, और यहाँ फलन किसका है, एन का है। तो एफ एन क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई एन, और जी एन क्या है यहाँ पे n, क्योंकि ये तो मैंने बताया कि जो पावर का होता है वो तो g का फलन होता है, और जो पावर जिसके ऊपर लगी हुई हो वो किसका फलन होता है, fn का फलन होता है, ठीक है। अब यहां से क्या करूंगा, इस लिमिट को पुट करूंगा, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को रखूंगा मैं, तो e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स कितना है मेरे पास, यानी जी एन कितना है n, और एफ एक्स माइनस एन यानी एफ एन माइनस एक्स, यानी 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, माइनस 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो क्या बना मेरे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा n इंटू 1 बाई एन, n से n कट गया। अब इसकी लिमिट डालूंगा तो n तो कहीं है नहीं, तो 1 ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा e। और हमें पता है e क्या होता है हमारे पास, वैल्यू 2.73। तो हम क्या ले सकते हैं इससे, लेस देन 3 ले सकते हैं, लेस देन 3 ले सकते हैं 2.73 को। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि जो xn होगा वो 3 से तो छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। ये हमें परिबद्ध मिल गया, जहां निम्न परिबद्ध क्या है हमारे पास 2 और ऊपरी परिबद्ध क्या है हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने परिबद्धता भी दिखा दी और ये भी दिखा दिया कि अनुक्रम की सीमा जो होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि अनुक्रम की सीमा कितनी आ रही है 2.73 आ रही है। तो हमने ये दिखा दिया कि अनुक्रम की सीमा होगी वो क्या होगी 2 और 3 के बीच की होगी, ठीक है। ये हो गया आपके अनुक्रम वाला चीज। आज आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया x1 इज इक्वल टू √2 तथा xn प्लस 1 xn प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस xn, तब अनुक्रम की अभिसारिता की जांच कीजिए।
अभिसारिता की जांच कीजिए। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना होता है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट एन तो हमें है नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि हम सीमा वाला कंसेप्ट तो नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पे एन नहीं होता है। अगर आपको लिमिट वाला कंसेप्ट लगाना है तो उसके लिए एन होना जरूरी है। अब यहाँ पे तो एन है नहीं, एक्स एन के पदों में है, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताया था अभिसारिता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदिष्ट वर्तमान और एकदिष्ट ह्रासमान आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं एकदिष्ट ह्रासमान होगा कि वर्तमान होगा। एक्स एन प्लस 1 कितना दे रखा है आपको, √2 प्लस एक्स एन। तो पहला तो आपको x1 तो दे रखा है √2 यानी 1.414, ठीक है, 414 दे रखा है। उसके बाद अगर आपको मैंने कहा एकदिष्ट वर्तमान और ह्रासमान करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, xn प्लस 1 माइनस xn कितना हो जाएगा, 2 प्लस xn माइनस xn। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके कॉन्जुगेट यानी इसके संयुग्मी का ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं। यानी इसका संयुग्मी क्या होगा, √2 प्लस xn प्लस xn अपॉन √2 प्लस xn प्लस xn, ठीक है। अब देखो गुणा करूंगा इसका, तो हमें पता है a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है, ये b है, a माइनस बी, a प्लस बी, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 प्लस xn का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी xn का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाली चीज ऐसे की ऐसे आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 माइनस xn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस xn माइनस xn स्क्वायर अपॉन √2 प्लस xn प्लस xn। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे अगर मैं करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, xn प्लस 1 माइनस xn माइनस xn स्क्वायर माइनस xn माइनस 2, ये चीज़ लिख सकता हूँ। इसको माइनस कॉमन ले लिया बाहर अपॉन √2 प्लस xn प्लस xn। तो यहाँ से क्या निकल के आया, लेस देन क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन 0, क्या हो जाएगा यहाँ से, xn प्लस 1 लेस देन xn। और ये कंडीशन होती है, तो हमें पता है किसकी कंडीशन होती है, एकदिष्ट ह्रासमान की। तो यह अनुक्रम क्या होगा, एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम होगा। यह अनुक्रम क्या होगा, एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम होगा। अब बात करते हैं परिबद्धता की। परिबद्धता कैसे निकालेंगे, देखो परिबद्धता कैसे चेक करेंगे, xn प्लस 1 आपको क्या दे रखा है, √2 प्लस xn और x1 दे रखा है √2। अगर मैं इसके पद निकालना चाहूं तो यानी n बराबर में रखूंगा तो x2 निकालना चाहूं, n बराबर में रखा तो क्या बना 2 प्लस x1 और हमें पता है x1 कितना दे रखा है 2 प्लस √2 ये दे रखा है हमें। तो हमें पता है कि √2 अगर इसमें √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा 2 प्लस 1.414 तो कितना हो जाएगा 3.1414 यानी ये तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू इससे तो बड़ी आएगी, सॉरी इससे क्या होगी छोटी आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में जितना नंबर बढ़ता है उतनी क्या हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो हम इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी छोटी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू जो मिनिमम होगी मैक्सिमम वो क्या होगी √2 होगी, वो क्या होगी √2 होगी। यानी xn जो होगा वो √2 से तो छोटा होगा। अब ये नंबर निकालना है मुझे। देखो ये कैसे हुआ कि जब हमने देखा x3 निकालोगे, x3 में क्या रखोगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर रूट में क्या होता है इसको बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल में जैसे जैसे नंबर आप बढ़ाओगे उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है। कि देखो √2 था, 2 की वैल्यू 1.414 थी, √3.14 लगाया तो इसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये √2 से तो मैक्सिमम यानी बड़ा सबसे बड़ा पद कौन सा आएगा √2 आएगा, यानी √2 से छोटा पद कोई भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि xn जो होगा वो √2 से तो छोटा होगा। अब हमें क्या निकालनी है, ऐसा वैल्यू निकालनी है ये वाली, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमें निकालनी है।
ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे आएगी, ये वैल्यू कैसे आएगी। देखो हमें पता है xn + 1 इज टू सीमा निकालनी है हमें इस वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या आएगी हमारे पास, देखो सीमा आएगी, ये क्या हो गया हमारे पास, xn + 1 क्या दे रखा है, √2 + xn। मैंने क्या आपको बताया कि जब इसकी सीमा निकालनी हो तो डायरेक्ट सीमा तो निकाल नहीं सकते, तो xn को क्या मान लिया, l मान लिया। xn + 1 भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। यहाँ पुट करूंगा तो l = √2 + l, दोनों साइड स्क्वायर किया, दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगा l² = 2 + l। इसको तल लेके आया, l² - l - 2 = 0। इसके फैक्टर निकालूंगा तो फैक्टर क्या निकलेंगे इसके गुणनखट, l² - 2l + l - 2 = 0। l कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा l + 1 l - 2 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा l बराबर -1 और 2। अब हमें पता है इस वाली को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अनुक्रम क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर का है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, और वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेचुरल नंबर का। n कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर होता है। और हमें पता है जो प्राकृत संख्या होती है वो कभी भी क्या ऋणात्मक नहीं होती, यानी इसकी सीमा ये तो नहीं आ सकती। तो बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन। तो हमारे को पता है कि जो xn फ्लक्चुएट करेगा वो 2 से लेके √2 के बीच में करेगा। तो ये हमारे पास परिबद्धता हो गई, और अभिसारिता के लिए हमने सीमा भी दिखा दी। सीमा क्या आएगी इसकी, सीमा आएगी l बराबर 2। सीमा क्या आएगी हमारे पास, l बराबर 2। ये आपका क्वेश्चन था, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं उप अनुक्रम। उप अनुक्रम हेडिंग है अपनी उप अनुक्रम। सब सीक्वेंस, देखो उप अनुक्रम क्या होता है, सबसे पहले हम नॉर्मल समझ लेते हैं कि जैसे आपने समुच्चय पढ़े, समुच्चय में उप समुच्चय होता है आपने पढ़ा होगा कि समुच्चय से उप समुच्चय कैसे बनाते हैं, कि समुच्चय के कुछ अवयवों को, जैसे समुच्चय में 10 अवयव हैं आपके, और आपने 9 अवयव उठाए, उसमें से 9 अवयव उठा के एक और समुच्चय बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उप समुच्चय बोलते हैं उस समुच्चय का। जैसे आपको कोई ए समुच्चय दे रखा था, उस समुच्चय के 10 अवयव थे, ए समुच्चय में 10 अवयव थे, आपने 9 अवयव उठा लिए, और 9 अवयव हटा के आपने कोई दूसरा समुच्चय बना दिया बी। तो हमने क्या कहा कि बी जो होगा वो समुच्चय ए का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, अनुक्रम में क्या होता है, उप अनुक्रम होता है। यानी कि आपके अनुक्रम के पद निकाले आपने, कोई अनुक्रम आपको xn दे दिया और आपने क्या निकाले, उसके पद निकाले। ठीक है, पद निकालने के बाद उन पदों में से कुछ पद उठा के आपने एक नया अनुक्रम बना दिया। तो जो नया अनुक्रम आपका आया है उसको बोलते हैं उप अनुक्रम। नए अनुक्रम को क्या बोलते हैं हम, उप अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं पहले, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। यदि कोई वास्तविक अनुक्रम xn है तो उसका उप अनुक्रम x y के इस प्रकार परिभाषित होगा कि y के लेस देन n, y के लेस देन n, यानी x y के लेस देन x है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं, एग्जाम्पल बताता हूं क्या होता है। डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, कईयों की नहीं समझ में आती है, एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, xn दे दिया जाए, आपको xn दे दिया जाए n, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसके पद निकालोगे 1 2 3 4 इस टाइप से। और आपसे उप अनुक्रम पूछा है x2n, यानी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2n, यानी आपसे उप अनुक्रम पूछा है x2n। तो उप अनुक्रम निकालने के लिए क्या करोगे, x2n। तो कौन से पद आएंगे यहाँ पे, n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा 2, यानी x2, n बराबर 2 रखोगे तो x4, n बराबर 3 रखोगे तो x6,
अब देखो ये यहाँ पे जो आ रहे हैं ना x2, x4 और x6, ये इसके अनुक्रम के पद हैं, ना कि कोई अवयव हैं, अनुक्रम के पद हैं। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 2 है, x4 कितना है 4, x6 कितना आएगा 6, इस टाइप से चलता चला जाएगा। तो देखो ये जितने भी हमारे पास उप अनुक्रम में जितने भी हमारे पास पद आए, जितने भी, तो वो किस में से आ रहे हैं, इसी में से आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि x2n अनुक्रम xn का उप अनुक्रम है। इसको क्या बोलेंगे, x2n xn का क्या हो गया, उप अनुक्रम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है xn = 1/n, तो इसके पद लिखो पहले 1, 1/2, ये हो गए। अब आपसे पूछ लिया जाए x3n क्या होगा, तो पहले इसके पद लिखेंगे x3n के, तो क्या हो जाएगा x3 x6 x9 x12, इस टाइप से। तो x3 यानी तीसरा पद कौन सा है, 1/3, x6 यानी छठवां पद क्या होगा, 1/6, 9वां पद क्या होगा, 1/9, 12वां पद क्या होगा, 1/12। इस टाइप से क्या होता है, आपके उप अनुक्रम होते हैं, इनको बोलते हैं उप अनुक्रम। ठीक है, अब आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आपको अगर यहाँ पे देखो ये चीज देखनी है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था वहां पे x y k ये लिखवाया था। अब y k की जगह y n लिख लो, यहाँ पे y k की जगह क्या लिख सकते हो आप, n भी लिख सकते हो। देखो x y n लिख सकते हो। तो yn की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, ये जो वैल्यू होती है वो होती है yn की वैल्यू। x तो सेम रहेगा, yn यानी उसमें से और आपने क्या कर दिया, पद खत्म कर दिए, तो उसको बोलते हैं yn यानी जो हमें पूछा है। चलिए ये हो गया उप अनुक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आती है आपकी कौशी अनुक्रम। कौशी अनुक्रम क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौशी अनुक्रम की परिभाषा लिखाता हूं, फिर समझाऊंगा। कौशी अनुक्रम, पहले परिभाषा लिखते हैं कौशी अनुक्रम की क्या होती है। कोई वास्तविक अनुक्रम कौशी अनुक्रम कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन > 0 के लिए there exists n0 belongs to n such that mod xm minus xn less than epsilon for all m n > to n0। देखो अनुक्रम में और अभिसारी अनुक्रम में और कौशी अनुक्रम में फर्क क्या है। अब देखो ये तो कौशी की बात हुई। अभिसारी में हम क्या लिखते थे, xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n > to n0। ये किसके लिए लिखते थे हम, अभिसारी के लिए। ये किसके लिए लिखते थे, अभिसारी के लिए। देखो अब इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे xm और xn क्या है, अनुक्रम है। अनुक्रम कैसे कि nवां पद और mवां पद। तो इन दोनों में फर्क क्या है कि अभिसारी अनुक्रम में तो सीमा का इस्तेमाल होता है, सीमा का यूज करते हैं हम, लेकिन अब कौची अनुक्रम में सीमा से कोई मतलब नहीं है। सीमा हो चाहे नहीं हो, विद्यमान हो चाहे नहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास mवां पद और nवें पद का जो डिफरेंस है, जो उनका अंतर है, वो क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। और mn क्या होंगे, > n0 होंगे। इसको बोलते हैं हम कौशी अनुक्रम। ठीक है, अब कौशी अनुक्रम में क्या होता है, सबसे 2-3 चीजें याद रखनी की है आपको कौशी अनुक्रम में। पहली चीज कि ये हमारे पास कभी भी सीमा पे विद्यमान नहीं करता, यानी सीमा पे निर्भर नहीं करता। अगर आपको कोई भी अनुक्रम दे दिया जाए, कोई भी दे दिया जाए, चाहे वो अभिसारी है चाहे वो अपसारी है,
तो वो क्या है, उसकी सीमा कुछ भी आए, चाहे विद्यमान हो चाहे ना हो, तो उसकी सीमा पे पहली बात तो कौशी अनुक्रम विद्यमान यानी निर्भर नहीं करता है। अब सारी अनुक्रम सीमा पे निर्भर कर रहा था क्योंकि एल आ रहा था, यहां पे कहीं एल नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं हम कौशी अनुक्रम। कल इसका एग्जाम्पल करवाएंगे हम कि एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, कैसे इनको एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। 2 प्रमेय करवाएंगे इसकी, 2 से 3 प्रमेय हैं। इसके बाद आपका कौशी अनुक्रम का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कौशी अनुक्रम में 2-3 प्रमेय हैं, उसके बाद अपन इसको पहले एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो पूरा क्लास स्टार्ट की थी स्टडी बॉक्स क्लासेस में, तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले चीज हमने कहां से स्टार्ट करी थी, उससे क्वेश्चन से स्टार्ट करी थी। क्या क्वेश्चन में आपको अभिसारी अनुक्रम दिखाना हो तो आपको कैसे दिखाना है कि पहले आपको वर्धमान ह्रासमान दिखाना है, फिर परिबद्धता दिखानी है, फिर सीमा की बात करेंगे अभिसारी दिखाने के लिए। फिर उसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल किए थे ऐसे। उसके बाद में आपको बताया उपअनुक्रम। उपअनुक्रम का मतलब होता है जैसे उप समुच्चय होता है, यानी अनुक्रम के कुछ पदों को उठा के अगर एक और अनुक्रम बना दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम उप अनुक्रम। उसके बाद बात आती है हमारे पास कौशी अनुक्रम की। तो कौशी अनुक्रम क्या होता है, कौशी अनुक्रम वो अनुक्रम होता है जो सीमा पे एक तो निर्भर नहीं करता और इसमें ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कौशी अनुक्रम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।